हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज से मैं अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस शुरू कर रही हूँ। देखिए, जो हमारे कोर्स का पहला चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और ये जो टॉपिक है ये आपको विक्रम सर अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ाएंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो हम शुरू करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आइए इसे डिटेल में कवर करते हैं। देखिए, जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको टाइमलाइन के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, सन 1934 1934 में क्या हुआ, एम एन रॉय क्या थे, एक कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। लेकिन 1935 में क्या हुआ, आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की। ठीक है, उसके बाद आता है 1940 में क्या होता है, ऑगस्ट ऑफर ने क्या किया कि इसने ऑफिशियली डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, किस चीज़ की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स कौन थे, ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। इसने क्या किया कि अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसने बोला सिंपली कि एक ड्राफ्ट प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तैयार किया हुआ है, जिसमें ये कहा क्या गया है कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कब, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के हो जाने के बाद। अब फिर इसके बाद क्या होता है, 24 मार्च 1946 आता है, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन प्लान से हम थोड़ा सा और डिटेल में कवर करेंगे इसे। देखिए, इसे मैंने अपने नोट से कवर करने की कोशिश करी हुई है। तो आइए देखते हैं कि आई होप सो आपको दिख रहा होगा। व्हेन कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन आया कब था, तो आप देख सकते हैं कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन इंडिया आ चुका था। ये 3 मेंबर बॉडी थी। अब इन 3 मेंबर में कौन कौन से मेंबर्स थे, इनके नाम क्या थे, एथिक लॉरेंस, दूसरा नाम क्या है स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरा एवी एलेक्जेंडर। इस बॉडी ने क्या किया, दैट इज कैबिनेट मिशन ने क्या किया, इसने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस आधार पे बनेगी, इसका बेसिस क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, जिससे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तैयार की जाएगी और हर 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट एलोकेट होगी। अब फाइनली हुआ क्या, इलेक्शन सब हुए हमारे, जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए, वो भी 296 सीट्स के ऊपर। अब आइए इन सीट्स का एलोकेशन हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ। देखिए, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना स्टूडेंट्स, उसमें 389 मेंबर्स थे और साथ में 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। अब आइए देखते हैं कि इनका डिवीजन किस प्रकार क्या हुआ था। आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रोविंस जो थी उसके लिए 296 सीट्स का एलोकेशन हुआ था। अब ये सीट्स एलोकेटेड किस बेसिस पे थी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी 3 तरीके का थे। पहला क्या है, जनरल। जनरल में आईएनसी के जो हेड थे वो थे नेहरू जी। सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन था, जो सिक्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वो कौन थे, भाई बलदेव सिंह जी कर रहे थे। और मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन जिन्ना कर रहे थे। और इस बॉडी का जो ब्रिटिश प्रोविंस थी जिसके ऊपर 296 सीट्स रखी गई थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, या इन सबका इनडायरेक्ट इलेक्शन होना था। बाकी अगर ब्रिटिश स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 93 सीट्स इसके लिए एलोकेट की गई थी, जिसको कौन नॉमिनेट करेगा, प्रिंस या फिर किंग्स। ठीक है, इलेक्शन हुए कब हमारे, जुलाई अगस्त 1946 में हमारे इलेक्शन हो जाते हैं। अब रिजल्ट देखिए कैसा बेहतरीन सा रिजल्ट आ रहा है। आईएनसी ने 208 सीटें सिक्योर की और मुस्लिम लीग ने कितनी, 73 सीटें सिक्योर कर ली। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा एक नज़र वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डाल देते हैं। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या खुद से इस नोट्स को कॉपी करके आगे फ्यूचर रिवीजन के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को जाती है। लेकिन 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया इस पहली मीटिंग में। ठीक है, अब वो इस फर्स्ट टेम्पररी हेड कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और फर्स्ट जो परमानेंट हेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे एस सी मुखर्जी और साथ में टी कृष्णमाचार्य। अब ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये हमारी 11 दिसंबर 1946 को हेल्ड हो रही हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, BN राव जी हैं। अब 13 दिसंबर 1946 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस दिन क्या हुआ था, नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और सॉरी, पास नहीं किया था, उसे लेकर आए थे। ठीक है ना, इस डेट को आप बहुत ही अच्छे से याद करके रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी लेकर आए थे उसे अनएनिमसली कब पास किया गया, या उसे कब अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 जनवरी 1947 के दिन। ठीक है ना, अब इसने किया क्या, इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने जो इवेंचुअल शेपिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की उसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया। इट्स मॉडिफाइड वर्जन इज नोन एज प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यही आज का प्रीएम्बल है। अब जो फर्स्ट सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 के बीच में, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रीअसेंबल्स ऑन 14th of August 1947 एज अ सॉवरेन बॉडी एंड सक्सेसर टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। ठीक है, अब 2 सितंबर 1947 को क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट है। ठीक है ना,
अब देखिए कुछ अदर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद होने चाहिए। देखिए ओरिजिनल मेंबर्स जो थे बिफोर पार्टीशन वो कितने थे, 389 मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन आफ्टर डिवीजन कितने हो गए, 299 हो गए, जिसमें से 229 जो थे वो प्रोविंशियल असेंबली से थे, 9 जो थे वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल से थे, और 6 जो थे वो नॉमिनेटेड बाय द प्रिंस स्टेट्स। ठीक है, इस तरीके से फाइनल। अब देखिए जो टोटल विमेन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो 15 थी। एससी मेंबर्स कितने थे, शेड्यूल कास्ट मेंबर्स वो 28 थे, और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब मेंबर की बात की जाए वो 33 थे, 33। डेट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटेड द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेट जो महत्वपूर्ण डेट है बहुत ही ज़्यादा, ये सब आप सबको बहुत अच्छे से याद होगी, जो प्रेम्बल के नीचे लिखी हुई है ये क्या है, 24 नवंबर 1949, दैट इज 24 नवंबर 1949। अब किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने साइन किया, उस डेट को भी आपको याद होना चाहिए, दैट इज 26 नवंबर 1949। इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है। इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑन द कॉमनवेल्थ इन मे 1949। मे 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया कि इंडिया की मेंबरशिप जो थी कॉमनवेल्थ में उसे रेटिफाई कर दिया। ठीक है, अब अडॉप्शन हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट के फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बने, 24 जनवरी 1950, और वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब ये सारे डेट्स आप इंपॉर्टेंटली अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग या फिर स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल इनैक्टमेंट था वो कब होता है, 26 जनवरी 1950, और टोटल टाइम कितना लगता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन। पेपर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में यूज़ किया गया था, उसका नाम था माइक्रोपोलाइजर। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जब बना रहे थे उसके पहले ही वो लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू किया पहले उन्होंने, और फिर उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और एक्चुअल वर्किंग डेज कितने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लगभग 165 दिन। और खर्चा कितना आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो आया था लगभग 64 लाख रुपया। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन कंडक्ट करा, लेकिन ये जो फाइनल सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये यहीं ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद इसी को प्रोविजनल पार्लियामेंट बना दिया जाता है इंडिया का, और 26 जनवरी 1950 से लेकर जब तक नई पार्लियामेंट नहीं बन जाती है, जो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद बनती है 1951-52 तक, तब तक इसे एज अ पार्लियामेंट यूज़ किया गया। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया हुआ है कि आज की पार्लियामेंट में लोकसभा, दैट इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और दूसरा क्या है हमारा हाउस, उसका नाम है राज्यसभा, दैट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि क्या दर्शाता है, सारे स्टेट्स को दर्शाता है। अब आइए एक नज़र डालते हैं कुछ मेजर कमिटीज़ के ऊपर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इन सब का वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि और जल्दी से आपको रिवाइज हो जाए। देखिए जो पहली कमेटी है वो, उसका नाम क्या है, यूनियन पावर कमेटी। इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के चेयरमैन जे बी कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन एच सी मुखर्जी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन क्या है, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन है अगेन जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर बात की जाए तो इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, और इसके एडवाइजर कौन थे, बी एन राव साहब। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी, ये कब सेटअप हुई थी, 29 अगस्त 1947 को हुई थी, इस डेट को आप। और ये स्टूडेंट्स ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसको क्या टास्क दिया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग और फ्रेमिंग की जाए करने के लिए। और इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसके कितने मेंबर्स थे, टोटल 7 मेंबर्स थे। आइए इनके नाम अच्छे से रट लेते हैं। पहले कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि चेयरमैन थे। दूसरे मेंबर कौन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर जी। तीसरा आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह जी। पाँचवें एन माधवराव। इन्होंने किसी से रिप्लेस किया, बेसिकली शुरुआत में बी एल मित्तल जी थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, उनकी जगह बी एल मित्तल जी की जगह पे एन माधवराव जी आए। फिर छठे जो मेंबर है वो है टी टी कृष्णमचारी। इन्होंने किसे रिप्लेस किया, डी पी खेतान जी को। डी पी खेतान जी की दरअसल बीच में मौत हो गई, इसकी वजह से टी टी कृष्णमचारी इनके प्लेस पर आए। ठीक है ना। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा चैप्टर कवर करने में मेरे साथ। इसको खूब अच्छे से रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइएगा। और अगला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है प्रियम्बल। आप प्रियम्बल को पहले से मन करे तो खुद से पढ़ के आइएगा, बाकी मैं इसको अगली क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाइए, दैट इज़ सिविल स्कोर। थैंक यू सो मच।